हेलो एवरीवन। तो हम शुरू करते हैं अपने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस जो कि नीट में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज ऑफ 3.2 into 10⁻⁻7 कूलम distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at point 15 सेंटीमीटर from the center of the sphere? तो हमारे पास एक स्फीयर है जिस पर जो टोटल चार्ज है 3.2 into 10⁻⁻7 कूलम। सेंटर से 15 सेंटीमीटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू बतानी है, मैग्नीट्यूड बतानी है। तो E वुड बी इक्वल्स टू, स्फेरिकल कंडक्टर है तो ये आएगा 1/4πε0 Q/r², यानी कि 9.10⁻⁹ जो कि 1/4πε0 की वैल्यू है, इंटू 3.2 into 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई r² की वैल्यू लिखूंगा 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 15 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा। वैल्यू आ जाएगी ये, कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने पर आंसर आ जाता है 1.28 into 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट इज, वैल्यूज हमें सब गिवन है। तो एक्सेलरेशन आएगा F/m। F क्या है? F है फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो कि आ जाएगा Ke²/r², जहाँ पर E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसको डिवाइड कर देंगे m से, जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो K की वैल्यू हमारे पास है 9 into 10⁻9 जो कि कांस्टेंट है। E² की वैल्यू है 1.6 into 10⁻⁻19 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r² जो कि डिस्टेंस है दोनों के बीच में। डिस्टेंस है 1.6 एंगस्ट्रॉम। तो वैल्यू आ जाएगी 1.6 into 10⁻⁻10 स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जो कि है 9 into 10⁻31। कैलकुलेट करने पर आंसर आता है 1 into 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट p इज गिवन बाय, डायरेक्ट फॉर्मूला है। इक्वेटोरियल प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू 1/4πε0 P/r³। तो जो कि हमारा, अब यहाँ पर जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, वो जो मोमेंट है उसके डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो यहाँ पर साइन माइनस का साइन एक आ जाएगा अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1 E इक्वल्स टू -P/4πε0 r³ करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। तो अब होलो मेटल स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, अगर होलो मेटल स्फीयर है तो सारा का सारा चार्ज हमारा आउटर सरफेस पर होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से जब डिस्टेंस बढ़ाएंगे, जब r तक जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, और जैसे ही सेंटर से आगे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के अकॉर्डिंगली हमारा वेरी करेगा, 1/r² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट K/Q/R², जो कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। तो ऑप्शन कौन सा है? इंक्रीज एज r इंक्रीजेज फॉर r इक्वल टू लेस देन r एंड 4। ऑप्शन 1 गलत है।
सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 0 एज r इंक्रीजेज फॉर r इज लेसर देन r, 0 रहेगा जब तक r की वैल्यू जो कैपिटल R से कम रहेगी। डिक्रीजेज एज r इंक्रीजेज, तो डिक्रीजेज एज r डिक्रीज करेगा जैसे जैसे r इंक्रीज करेगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो 0 एज r इंक्रीजेज फॉर r, इंक्रीजेज इंक्रीज नहीं करेगा, सेंटर के बाहर डिक्रीज करेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से यहाँ तक 0 रहेगा और वहाँ से फिर जैसे जैसे r बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस with linear charge densities plus lambda and minus lambda are placed at a distance 2r in free space. What is the electric field midway between the two charges? मान लो ये हमारे पास एक 1 जो है A चार्ज है, A लाइन है, चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो यहाँ पर, और ये हमारे पास दूसरा फील्ड है, चार्ज डेंसिटी है माइनस लैम्डा। तो 2r के डिस्टेंस पर रखें, यहाँ पर r डिस्टेंस पर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर एक ही तरफ से, और जो B लाइन चार्ज है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो ऐड अप हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से जो है उसका मैग्नीट्यूड आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस जो EB है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी हमारे पास आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा क्योंकि जो लाइन चार्ज डेंसिटी है वो सेम है और डायरेक्शन भी दोनों का सेम रहेगा, तो इसके ऐड अप हो जाएंगे। तो जो नेट मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 point charges A and B having charge plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F. If 25% of charge of A transferred to B, तो मान लो हमारे पास यहाँ पर प्लस Q चार्ज है और यहाँ पर माइनस Q चार्ज है, डिस्टेंस इनके बीच में R है, तो जो F है F की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है फोर्स का, अट्रैक्टिव होगा। अब यहाँ से हमने 1/4 ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पर, तो 1/4 ऑफ चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा Q3 Q/4 हो जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज है, प्लस Q/4 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर भी -3 Q/4 चार्ज आ जाएगा। तो अब जो F2 आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 Q/4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो इस तरह से आ जाएगा F इंटू 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 4 का स्क्वायर लेंगे 16, बाकी जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर है ये हमारी F की वैल्यू के बराबर आ जाएगी। तो जो इनिशियल फोर्स है उसका 9/16 टाइम्स हमारा फोर्स हो जाएगा, तो 9F/16 हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। A sphere encloses an electric dipole with charges plus minus 3 into 10⁻⁻6 coulomb. What is the total electric flux across the sphere? अब एक स्फीयर है, उसके अंदर एक हमारे पास डाइपोल है प्लस Q और माइनस Q चार्ज का। अब जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड या इनसाइड हमारा 0, क्योंकि प्लस Q और माइनस Q दोनों चार्ज इक्वल है तो नेट चार्ज हमारे पास 0 आ जाता है। तो नेट फ्लक्स जो हम फाइंड करेंगे, नेट फ्लक्स वुड बी इक्वल्स टू Q/ε0, Q एनक्लोज्ड 1/ε0, ये क्या जाएगा 0/ε0 आ जाएगा 0। तो नेट फ्लक्स जो होगा हमारा 0 आएगा थ्रू दिस स्फीयर अक्रॉस द स्फीयर, क्योंकि नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द स्फीयर 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉय कार विद चार्ज Q मूव्स on a frictionless horizontal plane surface
under the influence of the uniform electric field E. Due to the force QE, its velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second. Duration at that instant, the direction of the field is reversed. Reverse कर दिया, the car continues to move for 2 more seconds under the influence of this field. The average velocity and the average speed of the car between 0 to 3 seconds are respectively. तो यहाँ पर हमने देखा QE फोर्स लगा, ये हमारे पास मान लो कोई टॉय कार है, फोर्स लगा इस पर QE, तो एक्सेलरेशन आ गया इसका 0 to 6 मीटर पर सेकेंड हो गई 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में इसकी स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन आ गया 6 डिवाइड बाई 1 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड। रिवर्स कर दिया तो सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा। एंड द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds। अब 2 more seconds के लिए कार ने मूव करना जारी रखा। ध्यान से समझेंगे भाई, सेम फोर्स लगा है तो सेम एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा। मान लो जब फोर्स आगे की तरफ लग रहा था F, तो एक्सेलरेशन ये आया, कार यहाँ पहुँच गई, तो 6 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ गई 1 सेकेंड में। अब जब सेम फोर्स लगेगा रिवर्स डायरेक्शन में तो रिटार्डेशन भी उतना ही होगा, तो जितने टाइम में स्पीड बढ़ी थी उतने टाइम में स्पीड हो जाएगी 0। तो यहाँ पर v इक्वल टू आ जाएगी 0, टाइम लगेगा t इक्वल टू 1 सेकेंड। अब यहाँ पर क्योंकि इस यहाँ के बाद कार 2 सेकंड तक ट्रेवल की है, तो यहाँ से फोर्स अभी भी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन अभी भी उतना ही है क्योंकि फोर्स उतना ही होगा, तो वापस से 1 सेकंड और लगेगा और कार वापस से यहाँ आ जाएगी और वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है, 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ जाती है और होगी इधर की तरफ। अब ये सारी सिचुएशन होगी 2 more seconds। हमसे पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट है हमारा ये, और डिस्प्लेसमेंट ये कितना है, ये है हाफ AT²। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से लेके जब कार यहाँ आई थी इस पोजीशन पे 1 सेकंड का टाइम लगा था, एक्सेलरेशन था 6, तो हाफ AT² इक्वल्स टू हाफ इंटू 6 इंटू t², 1, तो 3 मीटर का ये डिस्टेंस है। तो 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, 3 डिवाइडेड बाई टाइम हमें जो लगा है टोटल 1 सेकेंड। तो इस तरह से 1 सेकेंड का टाइम लगा, 1 सेकेंड का यहाँ और 1 सेकेंड का यहाँ, टोटल 3 सेकेंड्स का टाइम लगा है। तो डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, इस तरह से टोटल टाइम 3 आ जाता है और एवरेज वेलोसिटी आ जाती है हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा है एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड जब निकालेंगे एवरेज, इसमें निकालेंगे टोटल डिस्टेंस हमारा 3 मीटर ये है, 3 मीटर ये है, तो 6 मीटर हो गया, प्लस 3 मीटर फिर वापस आने में लगा, तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस हमारा बन जाता है 9 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस हमारा 9 मीटर बन जाता है, क्योंकि 3 + 3 + 3, और इस तरह से टोटल टाइम वही 3 सेकंड रहेगा। तो स्पीड एवरेज स्पीड आ जाती है 3 मीटर पर सेकंड। तो 1 मीटर पर सेकंड की एवरेज वेलोसिटी है, 3 मीटर पर सेकंड की एवरेज स्पीड है। आंसर आ जाता है सेकंड ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है an electron falls from rest through a vertical distance h in a uniform and vertically upward electric field E. The direction of electric field is now reversed, keeping its magnitude same. The portion is allowed to fall from rest in it to the same vertical distance h. The time of fall of electron in comparison to the time of fall of the proton is. तो एक क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने नीचे गिराया, फ्री फॉल कराया, कब, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ऊपर की तरफ, तो नीचे गिराइए, h हाइट तक गया। अब इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो भी नीचे की तरफ लगेगा,
और इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो भी नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होगा ए ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, वो होगा टोटल फोर्स MEG प्लस QE, where Q is the charge of an electron divided by ME mass of electron, जो कि आ जाता है G प्लस QE अपॉन ME। ये एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो जो टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन का TE, वो आ जाएगा हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लेंगे या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट 2h/a एक्सेलरेशन। तो अब इस एक्सेलरेशन की जगह हम लिख देंगे एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारा आया है G प्लस QE/ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर प्रोटॉन के लिए निकालते हैं। प्रोटॉन है हमारा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल दिया विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, तो अब वेट भी नीचे की तरफ काम करेगा और फोर्स भी नीचे की तरफ काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोटॉन पर फोर्स लगेगा। अभी भी इसको अच्छे डिस्टेंस से गिरना है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन जो आएगा वो आ जाएगा MPG प्लस QE, वेयर Q इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन के बराबर है, डिवाइड कर देंगे मास ऑफ प्रोटॉन से, यानी कि MP से। तो MP से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा AP की वैल्यू आ जाएगी G प्लस QE अपॉन MP। अब यहाँ पर देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन जो इलेक्ट्रॉन है दैट वुड बी मच हायर देन द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो अब टाइम ऑफ प्रोटॉन निकालते हैं बाय कमिंग डाउन विद द सेम हाइट, 2h डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन G प्लस QE ऑन MP। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बहुत कम है। अब अगर ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन से काफ़ी कम है, तो TP की वैल्यू वुड बी मच हायर देन द TE, इसलिए इलेक्ट्रॉन को बहुत कम टाइम लगेगा, जबकि प्रोटॉन उसी हाइट से अगर नीचे आएगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन काफ़ी कम है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन आएगा कि द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन ऑफ टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज स्मॉलर। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज -E एंड अदर इज +E प्लस डेल्टा E। मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अलग अलग है। If the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than atomic size apart is 0, then delta E is of the order of, जो डेल्टा E है वो किस ऑर्डर का होगा ये हमें बताना है। Given mass of hydrogen atom is this। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम है, मान लो एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, -E है, और जो प्रोटॉन का चार्ज है वो है E प्लस डेल्टा E, तो जो नेट चार्ज होगा इस हाइड्रोजन एटम पर वो आ जाएगा हमारा डेल्टा E, क्योंकि E से ही कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली इस हाइड्रोजन एटम पर भी हमारा जो नेट चार्ज आएगा वो डेल्टा E। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, तो अब इनका जो नेट ग्रेविटेशनल पुल है वो अंदर की तरफ लग रहा है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बाहर की तरफ ले आएगा, ये दोनों ही थोड़े से पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, दोनों इक्वल हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा E स्क्वायर डिवाइडेड बाई d स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पुल, क्योंकि G m1 इंटू m2 जो कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। अब d स्क्वायर से हमारा d स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा,
अब 1/4 की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ इंटू डेल्टा ई स्क्वायर इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻11 जी की वैल्यू है, इंटू स्क्वायर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जो कि है 1.67 इंटू 10⁻27 स्क्वायर। तो जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू 6.6 इंटू 1.67 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻54 इंटू 10⁻9। अब यहाँ से जो हमारी वैल्यू आती है लगभग आ जाती है, तो ये वैल्यू आ जाती है लगभग 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻74। अब जब डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो लगभग वैल्यू आ जाएगी 10⁻37 टू 10⁻74 की हाफ हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर नंबर 3 है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है।